जय हिंद दोस्तों इस दुनिया के अंदर एक देश है टर्की। अगर आप उस टर्की को देखेंगे तो टर्की के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पर रेचप तैयब अर्दोगान, जिन्होंने एक सपना पाल रखा है कि कुछ भी हो जाए वो आज से 500 साल पहले या यूं कहें कि 400 साल पहले के जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वैसा ही एक महान साम्राज्य दोबारा से बनाएंगे ऑटोमन एम्पायर का। दिस इज कॉल्ड हिज ऑटोमन ड्रीम, और वैसे कहा जाएगा ऑटोमन ऑब्सेशन। और इसी ऑटोमन ऑब्सेशन के अंदर अब वो एक नई जगह पर टांग फंसाने की कोशिश कर रहा है, और उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। और वहां पर उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त लेवल पर रोष भी पैदा हो गया। अब ये टांग क्यों फंसा रहा है और पंगे क्यों ले रहा है, और उसको धमकियां मिलनी जो शुरू हो चुकी हैं वो कहां से कैसे धमकियां मिल रही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये कि कोरोना पीरियड के अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच चालू किया है ऑनलाइन। और दोस्तों आप इस कंसेप्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। फीस कुछ खास नहीं रखी है, 500 रुपये 500 रुपीज़ पर मंथ रखी गई है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और आप आराम से इस फीस को पे करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, मिस कॉल भी कर दोगे तब भी हमारी जो काउंसलर्स हैं बहुत अच्छी हैं, कॉल कर लेती हैं, तो आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपसे बात करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगी। अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कीजिए, किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमारा काम है आपको पढ़ाना, और एनसीईआरटी कम से कम आप क्लियर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और इसमें बहुत अच्छे लेवल के कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो कि यूपीएससी और पीसीएस के बेस की तरह काम करेंगे। पीटी आपका नहीं रुकेगा, ये गारंटी रही। अब आ जाते हैं टर्की के ऊपर। तो दोस्तों असलियत में दो देशों का यहां पर जिक्र हो रहा है। असलियत में दो देश नहीं है, यहां हैं तो कई देश, लेकिन यहां मेन जो इस पूरी आज की डिस्कशन के अंदर है वो है टर्की। ये और टर्की के एक राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब अर्दोगान। टर्की किसी टाइम पर एक लिबरल और सेक्युलर कंट्री हुआ करता था, और क्वाइट नियर टू यूरोप एंड यूरोपियन आइडियोलॉजी। वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन आइडियोलॉजी के करीब होता था, और यकीन मानिए वो भले ही एक इस्लामिक कंट्री था, लेकिन ओरिजिनली अगर उसको देखा जाए तो उसकी सारी हरकतें यूरोप के किसी भी देश से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी, काफ़ी लिबरल, काफ़ी प्रोग्रेसिव। लेकिन पिछले कुछ टाइम से रेचप तैयब अर्दोगान जब से पॉलिटिक्स में आए और उनका उदय होना शुरू हुआ, राष्ट्रपति बने, और उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स, जिसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बदल जाना, उन्होंने अपनी जीत के लिए अपने लोगों को एक नया सपना बेचना शुरू किया। और वो सपना ये था कि वो अब ऑटोमन ड्रीम्स, ऑटोमन एम्पायर की जो लीगेसी है, ऑटोमन एम्पायर यानी ऑटोमन साम्राज्य की जो महानता है, ग्लोरी है, उसे दोबारा अचीव करेंगे। उस टाइम का ऑटोमन एम्पायर दोस्तों अगर आप देखो, वैसे तो आप नेट पे ढूंढ सकते हो, लेकिन उस पूरे इलाके के अंदर यहां पर ये ऑटोमन एम्पायर होता था। सऊदी अरेबिया से लेकर यमन तक, और मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट तक, ग्रीस वगैरह, सारा ये इतना बड़ा, और इरिट्रिया और इथोपिया तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। इतना बड़ा, इतना ताकतवर। और यहां इस्तांबुल जो है ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब एर्दोगान यही कहते हैं, बिल्कुल जैसे भारत कहते हैं ना विश्व गुरु बनेंगे। बाइडेन कह रहे हैं अमेरिका इज बैक, बाइडेन कह रहे हैं अमेरिका इज बैक, समझे? क्या नाम है, शी जिनपिंग कहते हैं ग्लोरी ऑफ चाइना दोबारा अटेन करेंगे। रशिया कहते हैं री इमर्जेंस ऑफ रशिया, दोबारा होगा पुतिन। तो हर कोई इस तरीके के स्लोगन्स देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे स्लोगन तक रखते हैं, और कुछ लोग उस स्लोगन को रियलिटी में एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर लेते हैं, और रेचप तैयब अर्दोगान वही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ग्लोरी अचीव करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है इस पूरे इलाके के अंदर दोबारा से एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर सबसे ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित होंगे यूरोप एंड अमेरिका। अब सवाल यह है, इस रेचप तैयब अर्दोगान को
कहीं ना कहीं तो दिखाना है कि ये दुनिया में ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश कर रहा है और टर्की जो है वो लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनकर उभर रहा है। लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड यानी इस्लामिक दुनिया का नेता बनकर उभर रहा है। अगर नेता बन रहे हो तो नेता को पंगों के अंदर भी टांग अड़ानी जरूरी होती है। अब ऐसे में उसने एक पंगा लेने की सोची है और इसका नाम है अफगानिस्तान, और पंगा ले रहा है अपने एक पंटर दोस्त पाकिस्तान के दम पर और एक धोखेबाज देश जो लूट के खाने के अंदर माहिर है चाइना के दम पर। मामला क्या है? असलियत में अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं वो इस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही हैं अफगानिस्तान को। और इस अफगानिस्तान में आज के दिन टर्की के 500 सोल्जर्स हैं, 500 सिपाही हैं। अब अगर 500 सिपाही हैं, 500 सोल्जर्स हैं, तो इन 500 सोल्जर्स को अब ये चाहता है कि जो अफगानिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल करें, उसका कंट्रोल और उसकी सिक्योरिटी जो है वो टर्की को मिल जाए। उसका कंट्रोल और उसकी सिक्योरिटी टर्की को मिल जाए। इसके पीछे एक रीजन, भाई अमेरिका चल रहा है टर्की से नाराज। अगर अमेरिका टर्की से नाराज चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि टर्की भाई अपना चालाक है। इसने उठा के क्या किया, रशिया से S-400 परचेज कर लिया। अमेरिका कहता है मत लो, टर्की कहता है मैं तो लूंगा, और मजे की बात ले लिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया, अमेरिका नाराज है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, लीबिया के मामले में पूरा फ्रांस नाराज है, जर्मनी नाराज है, यूनाइटेड किंगडम नाराज है, ग्रीस के मामले में तो पूरा यूरोप ही नाराज है, आर्मेनिया के मामले में भी पूरा यूरोप नाराज है। अब कहने का मतलब है अमेरिका भी नाराज है, यूरोप भी नाराज है, टर्की यहां पर अकेला। लेकिन टर्की है नाटो का मेंबर, इसीलिए वो अब नाटो के देशों को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी सरदर्दी अपने सर ले रहा हूं, मैं अफगानिस्तान का एयरपोर्ट कंट्रोल करूंगा और अपने वहां पर रक्षा करने की गारंटी लेता हूं। तो सवाल यह है वो रक्षा करने की गारंटी किस बिहाफ पर ले रहा है? असलियत में अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बिना आप अफगानिस्तान में जल्दी से एंटर नहीं कर सकते। दूसरा, टर्की के लिए एक आसान रास्ता पॉसिबल है कि यहां से अजरबैजान होते हुए तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचा जाए या ईरान से अफगानिस्तान पहुंचा जाए। ईरान उसे घुसने नहीं देगा, बीच में आर्मेनिया पड़ रहा है, तो सबसे आसान रास्ता ऐसे घूम के जाने का है पाकिस्तान के थ्रू। अब टर्की कह रहा है कि पाकिस्तान उसका बहुत बढ़िया दोस्त है, आजकल इमरान खान और एर्दोगान की बड़ी जबरदस्त लेवल पर जमती है। ऐसे में पाकिस्तान दोस्त है, चाइना दोस्त है, तो अफगानिस्तान में अपनी पैंठ बनाने में कोई बुराई नहीं है, बनाएंगे और इससे कई फायदे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को लीडर ऑफ दिस इस्लामिक वर्ल्ड डिक्लेयर करने में उसे मदद मिलेगी कि दुनिया के सारे देश चले गए हों लेकिन हमने अफगानिस्तान को बचाने के लिए हम आगे बढ़े। देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम अफगानिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़े। और दूसरी तरफ यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों? यहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर यह है कि असलियत में ये जो अफगानिस्तान है ये एक इंटरनेशनल एयर रूट के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयर रूट के ऊपर पड़ता है। यानी इंडिया को अगर यूरोप की फ्लाइट लेनी है तो वो इस तरीके से लेगा, चाइना को मिडिल ईस्ट की फ्लाइट लेनी है तो इधर से घूम के आने की जगह उसे ऐसे घूम के आने में ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान से लेकर इनको
यूरोप के कंट्रीज को मिडल ईस्ट जाना है या कहीं पर भी, तो यानी इंटरनेशनल एयर रूट के ऊपर यह कंट्री बेस है या खड़ा हुआ है। अगर यहां खड़ा हुआ है और इस जगह पर टर्की का डोमिनेंस होता है, तो असलियत में पूरे एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी के ऊपर उसका कब्जा है। वो जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है। बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर देशों को उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारा जहाज जा रहा है, थोड़ा सा प्लीज। और यहां पर टर्की अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता हुआ नजर आएगा स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपनी आर्मी खड़ी करने के बाद। लेकिन क्या टर्की के लिए यह इतना आसान है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। समझे? तो अब आप समझिए इस मामले को कि मामला क्या है। मामला यही है कि टर्की यहां बड़ी इंपॉर्टेंस लोकेशन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्या यह इतना आसान है? तो दोस्तों, असलियत में आसान कैसे हो सकता है? हम अफगानिस्तान को असलियत में क्या कहते हैं? अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये बड़े बड़े साम्राज्यों को खा गया। ब्रिटेन कभी भी इससे पंगा लेते हुए हिचकता था, हमेशा हिचकता था। कभी भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस अफगानिस्तान पर नहीं किया, कभी डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं किया। डायरेक्ट इंटरफियर किसने किया? यूएसएसआर ने, डूब गया, कंगाल हो गया। डायरेक्ट इंटरफेरेंस किसने किया? अमेरिका ने, सर झुकाए मात खाए बाहर निकला है और तालिबान को हराने गया था, और आज तालिबान ही सबका बाप बन के बैठा हुआ है। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, वहां उस कब्रिस्तान के अंदर अपनी कॉलोनी बसाना चाहता है, वहां जाकर बसना चाहता है, बसते हुए विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अलावा। अब सवाल यह है, यहां पैसा उड़ेलना पड़ेगा। क्या टर्की के पास पैसा है? मजे की बात यह है, यह बहुत तगड़े वाले इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और इतना तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि हालात इसके खराब हैं। 2-3 बार तो इसकी जो करेंसी है वो डुबकियां लगा चुकी है, और तगड़े वाली डुबकियां लगा चुकी है। नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान कितना मदद करेगा? पाकिस्तान तो मैंने आपको कई बार कहा है, पाकिस्तान कई बार कहा है कि एक ऐसी मतलब शी इज लाइक मतलब पाकिस्तान इज लाइक अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ कंट्री जो सिर्फ अपनी जमीन दे सकता है। जैसे एक वैश्या अपना शरीर दे सकती है और कुछ नहीं, वैसे ही पाकिस्तान अपनी जमीन दे सकता है और उसके बदले में उसे पैसा चाहिए। अब पाकिस्तान को अगर पैसा नहीं दोगे तो वो अपने बाप का सगा नहीं है। सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, इंडिया का कौन सा सगा है? कहां सगा है बताओ? तो अब किसी का सगा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या टर्की पाकिस्तान को पैसा देने के सिचुएशन में होगा? आंसर है नहीं। पाकिस्तान को पैसा लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सऊदी अरेबिया। क्या सऊदी अरेबिया टर्की को पसंद करता है? रत्ती भर भी नहीं। अब जब जब सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया खुल के कहेगा टर्की की जरा धज्जियां उड़ानी है भाई। पाकिस्तान कहेगा लो हुजूर, लो हुजूर। नतीजा क्या? टर्की एक ट्रैप में फंसता हुआ नजर आएगा। अच्छा, दूसरा, इतना तो चलो झेल भी लिया जाए, असलियत में क्या अफगानिस्तान के मेन लैंड के अंदर इस टर्की की एक्सेप्टेंस होगी? आंसर खुद सोचकर देख लो। यहां ये जो पूरा इलाका है वो किसका है? तालिबान। असलियत में पावर कौन आने जा रहा है? तालिबान। जिस तालिबान ने अमेरिका तक को नहीं बख्शा, वही तालिबान अब टर्की को धमकी दे रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। तालिबान टर्की को खुली धमकी दे रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। यानी तालिबान बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर बैठा है कि वो एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी दुनिया की ताकत का कब्जा नहीं होने देगा, और टर्की जैसे देश को तो वैसे भी। अब ऐसे में टर्की एक जगह जाकर फंसने के लिए, अपनी एक इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वहां फंसने की तैयारी कर रहा है। और रही सही कसर, क्या ईरान इस टर्की को बख्श देगा? ईरान एक शिया कंट्री है, और यहां जो हजारा हैं वो भी शिया हैं, और हजारा एक अच्छी खासे सिग्निफिकेंट परसेंटेज के अंदर अफगानिस्तान में रहते हैं, और ईरान का उनके ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ईरान चाहेगा कि टर्की उसे दो तरफ से घेर ले? आंसर है नहीं।
यहां पर इंडिया की अच्छी खासी पैंठ है, और क्या इंडिया की अफगानिस्तान में अच्छी खासी पैंठ है, और आजकल तालिबान भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने के मूड में है, कम से कम एक बातचीत के मूड में है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान को एक फ्री हैंड देगा, या तालिबान व अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक और देश को बैठने की इजाजत देगा? तो टर्की इन सब चीजों को देखने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक अंधे कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा है। तो भाई कूद ले, हम क्या कर सकते हैं भाई? इंडिया एक ताकतवर अमेरिका जैसा सुपर पावर वहां से लात खा के, सर झुका के, मात खा के जा रहा है। इंडिया वहां जो पॉलिसी अपना रहा है, वहां लड़ने की पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। आर्मी बेस बनाने का तो भूल ही जाओ, समझे? सबसे बातचीत कर रहा है, शांति कर रहा है, शांति बनाने की बात कर रहा है, और सिर्फ ये कह रहा है भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो तो बुला लेना, वरना हम तुम्हारी लड़ाई में शामिल नहीं है। और दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। तो इंडिया की अपनी एक सिंपल वाली पॉलिटिक्स है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान पे भरोसा कैसे कर सकते हो? तो एक ट्रैप में टर्की कूद रहा है, और सारे के सारे जितने भी बागड़ बिल्ले हैं जो अफगानिस्तान में लड़ते हैं, वो तैयारी में है कि बेटा तू आ, तुझे हम बताएंगे। तो टर्की का वो जो ऑटोमन ड्रीम है ना, वो यहां पर औंधे मुंह गिरता हुआ और कब्रिस्तान में दफन होता हुआ नजर आ रहा है। समय बताएगा आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये एक विनाश काल की तरफ बढ़ रहा है, आगे की आगे देखेंगे। धन्यवाद।